नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं फिर से आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं। आज का वीडियो हमारा क्लास 12 हिस्ट्री का होने वाला है। चैप्टर का नाम है किसान, जमींदार और राज्य। ध्यान समझिएगा, चैप्टर का क्या नाम है? किसान, जमींदार और राज्य। ये चैप्टर 8 होने वाला है आपके हिस्ट्री का और बुक नंबर 2 भी आप कह सकते हैं। तो आज इस चैप्टर में हम सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्सों को जानेंगे और साथ ही साथ जो सिलेबस में टॉपिक्स आ रहे हैं उस टॉपिक्स पे भी ऊपर बात करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है ये जो 3 पॉइंट है ना, वो आपके चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन्हें तो आप बिल्कुल सही तरीके से याद कर लीजिएगा। सबसे पहला है 16वीं एवं 17वीं शताब्दी के दौरान क्या हुआ, हिंदुस्तान के करीब करीब 85% लोग कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे। याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर के लिहाज से तो महत्वपूर्ण है ही और आपके जीवन के में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अगर आपसे पूछा जाए 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी में कितने प्रतिशत लोग गांव में रहते थे, तो आप बताएंगे कि जो हमारे भारत का इतिहास रहा है उसमें 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी में 100% में से 85% लोग जो थे वो केवल और केवल गांव में रहा करते थे। इसके अलावा मैं बता दूं, कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय था। उस समय जो था ना, ज्यादातर लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था। अब 85% लोग गांव में थे, इसका क्या मतलब है कि ज्यादातर लोग जो है वो खेती करते थे, खेती पर निर्भर थे। किसान और जमींदार कृषि उत्पादन में लगे हुए थे। किसान और जमींदार जो थे वो सभी कहीं ना कहीं कृषि के कामों में ही अपना ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करते थे। कृषि, किसानों और जमींदारों के आम व्यवसाय ने उनके बीच सहयोग, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष का रिश्ता बनाया। ये जो किसानी था, जो किसान थे, इन्हीं कारणों से किसान और जमींदारों के बीच आम व्यवसाय ने उनके बीच सहयोग का भी भावना उत्पन्न किया, क्योंकि बड़े जमींदार लोगों के पास व्यवसाय करने के बड़े बड़े फैक्ट्रियां थे, तो उसमें छोटे छोटे किसान उनकी मदद करते थे या कहिए फिर दिहाड़ी मजदूर के रूप में उनके यहाँ काम करते थे। इसके अलावा प्रतिस्पर्धा और संघर्ष का भी रिश्ता बनाया। यही एक मुख्य कारण था जिसके कारण किसान और जमींदारों के बीच प्रतिस्पर्धा भी शुरू हुआ, संघर्ष भी शुरू हुआ और सहयोग भी शुरू हुआ। तो ये 3 पॉइंट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं कि आपके समझ में भी आ गया होगा। अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड का जो टॉपिक है वो कहता है कृषि, समाज और मुगल साम्राज्य के ऐतिहासिक स्रोत। जो ये कृषि का बात हो रहा है इस चैप्टर में, जो किसानी का बात हो रहा है, जो खेती का बात हो रहा है, उसमें मुगल साम्राज्य के ऐतिहासिक स्रोत मतलब पुरानी चीजों के बारे में आपको इस स्लाइड में पढ़ने को मिलेगा। कृषि इतिहास को समझने के लिए हमारे पास मुगल एवं ऐतिहासिक ग्रंथ का दस्तावेज है। जो कृषि बहुत पहले से हमारे समाज में होती आई है, इस चीज को अच्छे से समझने के लिए हमारे पास क्या है, तो मुगल स्रोत एवं ऐतिहासिक ग्रंथ है। मुगलों के द्वारा जो लिखी गई किताबें हैं या फिर हमारे भारतीय संस्कृति की जो किताबें हैं, यही एकमात्र जरिया है जिससे हम अपने भारत के पुराने खेती को, किसानी को समझ सकते हैं, जो मुगल दरबार की निगरानी में लिखे गए थे। अब ये जो दस्तावेज हैं या फिर आप ग्रंथ कह सकते हैं, कहाँ लिखे गए थे? ये मुगल, इस्लाम के सम्राट, मुगल सम्राट जो सब थे उनके निगरानी में लिखा गया था। उन्होंने ही इन दस्तावेजों को तैयार करवाया था। कृषि समाज की मूल इकाई गांव थी। कृषि जो था वो समाज की या गांव की आप कहिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा था, जिस कारण से 85% लोग अपने जीवन यापन को चला रहे थे, जिसमें कई गुना काम करने वाले किसान रहते थे। देखिए, इसमें बहुत सारे किसान ऐसे थे जो बहुत ज्यादा काम करते थे, जैसे मिट्टी को भरना। अब आपको खेती करने में ये सब तरीका देखा होगा कि मिट्टी को भरना, खोदना, समतल करना, बीज बोना, काटना, थ्रेशरिंग करना, ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें खेती का एक अहम हिस्सा माना जाता है। तो देखिए, यहाँ पे जो किसान थे वो क्या करते थे? मिट्टी को भरते थे, बीज बोते थे, फसल की कटाई करना आदि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं किसानों के लिए, और खासकर छोटे किसानों के लिए, जो वो जमीन के साथ करते हैं, तभी जाके वो फसल को उपजा पाते हैं। अब यहाँ पे आपको मुगल साम्राज्य को भी समझना है। एक पॉइंट है हमारा मुगल साम्राज्य, उसे समझिए। मुगल साम्राज्य के राजस्व का मुख्य स्रोत कृषि था। ये जितने भी मुगल साम्राज्य थे या मुगल राजा हुए, उनका आय का जो मेन स्रोत था वो कृषि था। वो कृषि से ही ज्यादा से ज्यादा टैक्स या फिर कहिए राजस्व या फिर कहिए कर वसूला करते थे। यही कारण है कि राजस्व
अभिगमकर्ता, कलेक्टर और रिकॉर्ड रखने वाले हमेशा ग्रामीण समाज को नियंत्रित करने की कोशिश करते थे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मुगल साम्राज्य में जिन लोगों को बनाया गया था ये कर वसूलने के लिए, टैक्स वसूलने के लिए, कलेक्टर हो या फिर ऐसे रिकॉर्ड रखने वाले हो, वो हमेशा ग्रामीण समाज जो गांव में लोग रहते हैं ना उन पर नियंत्रण करने की कोशिश करते थे, ताकि ज्यादा से ज्यादा 85% लोग तो गांव में रहते थे, तो ज्यादा से ज्यादा खेती वहीं होता था और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा भी उनको वहीं से होता था, ज्यादा से ज्यादा टैक्स उनको वहीं से मिलता था। इसी कारण से ये जो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जो लोग थे वो इन सभी जगहों पर नियंत्रण, काबू में खुद उनको रखना चाहते थे, ताकि उन पे नियंत्रण बना रहे और उनसे पैसे और टैक्स वसूला जा सके। आगे की स्लाइड में देखिए, आइन ए अकबरी इंपोर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए भी, ध्यान से समझ लीजिएगा कि आइन ए अकबरी क्या है। देखिए, स्रोत में सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथों में से एक था आइन ए अकबरी। अभी मैंने बताया ना कि हमारे पास कृषि के ऐतिहासिक जानकारी कहां से प्राप्त होता है, तो कुछ ग्रंथों से प्राप्त होता है, कुछ दस्तावेजों से प्राप्त होता है जो मुगल साम्राज्य के निगरानी में लिखा गया था। उसी में से एक है आइन ए अकबरी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ऐतिहासिक स्रोत में यही था आइन ए अकबरी, जो मुगल दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने अकबर के दरबार में लिखा था। एक नंबर का क्वेश्चन एमसीक्यू यहां से आपका बन सकता है कि आइन ए अकबरी के रचयिता कौन है, तो आप बताएंगे अबुल फजल, जो अकबर के दरबार में थे और इन्होंने ही इस पुस्तक का निर्माण किया था। फिर या आप कह सकते हैं कि ये इनके रचयिता हैं। मुगल दरबारी तो थे ही, इतिहासकार भी थे। कौन? अबुल फजल। इन्होंने कौन सी किताबें लिखी? आइन ए अकबरी, जो हमारे किसान भाइयों के जानकारी के लिए एक बहुत अच्छा स्रोत भी माना जाता है। आइन 5 पुस्तकों से बना है, जिनमें पहले 3 पुस्तकों में अकबर के शासन के प्रशासन का वर्णन है। इसमें 5 पार्ट है, या फिर आप कह सकते हैं आइन ए अकबरी जो है वो 5 भागों में है, जिसमें शुरुआत के जो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ अकबर के प्रशासन, मतलब अकबर कैसे शासन करता था अपने राज्य पे, अकबर की सेना कैसी थी, अकबर का सोच कैसा था, ये सारी चीजों का वर्णन है आइन ए अकबरी में। मैंने बता दिया आइन ए अकबरी 5 भागों में है। शुरुआत के जो 3 भाग हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, इसमें सिर्फ और सिर्फ अकबर के प्रशासन के बारे में लिखा हुआ है, अकबर के शासन पद्धति के बारे में लिखा हुआ है, अकबर के सेना के बारे में लिखा हुआ है, अकबर के सोच के बारे में लिखा हुआ है। चौथी और 5वीं जो पुस्तकी है उसे हम दफ्तरी के नाम से जानते हैं, लोगों की धार्मिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपराओं से संबंधित है। ये जो 2 पार्ट बच गया है लास्ट में, पार्ट 4 और पार्ट 5, इसमें लोगों की धर्म के बारे में, साहित्य के बारे में और सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। किसने? अबुल फजल ने, जो आइन ए अकबरी के बुक का एक हिस्सा है। और आइन ए अकबरी 5 भागों में बांटा गया है। शुरुआत के 3 भागों में अकबर के प्रशासन शासन के बारे में, जिसे हम दफ्तारों के नाम से जानते हैं, और फिर जो दफ्तरी है इसमें 2 पार्ट बच जाता है, जिसमें अकबर ने क्या करवाया? धार्मिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में। अब हम अन्य स्रोत के बारे में भी समझ लेते हैं। 17वीं एवं 18वीं सदियों में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान से मिलने वाले हुए दस्तावेज शामिल है। अब यह क्या हुआ कि अन्य स्रोत में भी हम कुछ बात करेंगे जो आइन ए अकबरी से अलग है। इसके अलावा यहाँ पे देखा गया है कि 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान से भी बहुत तरह के दस्तावेज प्राप्त हुए हैं, जो सरकार की आमदनी के ब्यौरा या विस्तृत जानकारी देते हैं। ये जो कुछ दस्तावेज प्राप्त हुए हैं, इससे पता चलता है कि उस समय के सरकार के आमदनी का स्रोत क्या था, वो कैसे इनकम करते थे, उनके व्यवसाय का तरीका क्या था। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे दस्तावेज भी हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत को 200 से 250 साल तक गुलाम बना के रखी। इनसे जुड़ी हुई बहुत कागजात और जानकारियां मिलते हैं इन्हीं जगह से। इसे हम अन्य स्रोत में रखते हैं, क्योंकि ये आइन ए अकबरी का तो हिस्सा है नहीं, ये अलग अलग जगहों से प्राप्त हुआ है। और जो पूर्वी भारत में कृषि संबंधी उपयोगी खाका पेश करते हैं, ये देखिए, ये जितने भी अन्य स्रोत से दस्तावेज मिलते हैं, ये भारत के कृषि संबंधी उपयोगी दस्तावेज के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उस समय कैसे खेती होता था, कैसे टैक्स वसूला जाता था, कैसे कर वसूला जाता था, ये सभी जानकारी आपको इन्हीं तरह के दस्तावेजों से प्राप्त होता है। जब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं, आगे का स्लाइड कहता है किसान और उनकी जमीन एवं कृषि। जो किसान थे, जो फार्मर थे, जो किसानी करते थे, जो कृषि करते थे, वो किसान और उनकी जमीन एवं कृषि किस तरह से हुआ करता था,
उस समय में ऐतिहासिक जो पद्धति अभी हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में भी जानना है। देखिए, मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसानों के लिए आमतौर पर रैयत या मुजारियन शब्द का इस्तेमाल करते थे। जिस समय हमारे यहाँ मुगल काल था उस समय भारतीय मतलब जो भारत के किसान थे वो फारसी स्रोत, जो फारस के लोग तो जिन्होंने भारत के किसान के बारे में लिखा है वो क्या कहते थे, रैयत कहते थे। इन किसानों को क्या कहा जाता था, रैयत कहा जाता था, या फिर मुजारियन शब्द का इस्तेमाल किया जाता था भारत के किसानों के लिए। 17वीं सदी के स्रोत के हिसाब से किसानों की जो चर्चा होती है, जो 17वीं शताब्दी में किसानों की हालत थी या जिस प्रकार से खेती होता था हमारे, उसे दो भागों में बांटा गया है, खुद काश्त और पाही काश्त। ध्यान समझिएगा, 17वीं सदी के स्रोत दो किस्म के किसानों की चर्चा करते हैं। जो 17वीं सदी के लोग थे वो किसानों के दो प्रकार की चर्चा करते हैं, खुदा काश्त, पाही काश्त। याद रखिएगा, खुदा काश्त और पाही काश्त। खुद काश्त जो है वो क्या है, पहले किस्म के किसान हुए थे जिन्होंने गांव में रहते थे और जिनमें उनकी जमीन हुआ करती थी। जो पहले हैं खुद काश्त, ये वो लोग थे जिनकी खुद की जमीन गांव में होती थी और वो रह के वहां पे खेती करते थे। दूसरा है पाही काश्त, दूसरे किस्म के किसान हुए थे जो खेतीहर थे, जो दूसरे गांव में जा जाके मजदूरी करते थे। देखिए, दोनों को मैं समझा देता हूं। पहला जो खुदा काश्त है, ये वो किसान थे जिनके पास खुद का जमीन था और वो खुद के जगह पे मतलब खुद के इलाके में, खुद के गांव में रह के खेती किया करते थे। दूसरा था पाही काश्त, इनके पास जमीन नहीं था, ये मजदूरी के रूप में एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे, दूसरे गांवों में जाया करते थे, दूसरे इलाकों में जाया करते थे और वहां पे जाकर धान बोना, मिट्टी खोदना आदि कामों को किया करते थे। तो ये दो प्रकार के किसानों का चर्चा हुआ है 17वीं सदी के स्रोत के हिसाब से। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। सिंचाई और तकनीक। अब इतनी खेती की बात हो गई है तो सिंचाई के बारे में भी तो जानना जरूरी है कि सिंचाई कैसे हुआ था, कैसी तकनीक थी उनकी सिंचाई करने की, किस पद्धति से वो पानी पटाने का काम करते थे खेतों में। तो देखिए, बाबरनामा के अनुसार हिंदुस्तान से खेती के लायक बहुत जमीन थी। बाबरनामा जो पुस्तक है जो लिखा गया था उसके हिसाब से कहा गया है कि हिंदुस्तान, भारत में खेती करने की बहुत पर्याप्त जमीन थी, लेकिन कहीं भी बहते हुए पानी का इंतजाम नहीं था। जमीन तो थी लेकिन सिंचाई के लिए पानी नहीं था, बहते हुए पानी का जुगाड़ नहीं था, इसलिए कि फसल उगाने या बगानों के लिए पानी की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। देखिए, वहां पे क्या बात थी, बाबरनामा ने कहा कि जमीन तो बहुत थी हिंदुस्तान के पास लेकिन बहते हुए पानी का स्रोत नहीं था, जिस कारण से ये इंतजाम ना होने के कारण सही तरीके से खेती नहीं होता था, क्योंकि वहां पे बगानों के लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती थी। इसीलिए उस समय का जो मुगल सल्तनत था या मुगल सरकार था वो इन तरह की चीजों को ध्यान नहीं देती थी। शरद ऋतु की फसलें बारिश के पानी से ही पैदा हो जाती थी। जो शरद ऋतु में जितनी फसल उगाई जाती है इतनी पर्याप्त पानी वर्षा से हो जाती थी कि वो उसी से उग जाता था, उसमें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती थी, बारिश पर्याप्त हो जाती थी। और हैरानी की बात यह है कि बसंत ऋतु की फसलें तब भी पैदा हो जाती थी जब बारिश बिल्कुल नहीं होती थी। मौसम इतना अच्छा था कि बसंत ऋतु में भी जो फसल उगाई जाती थी वो फसल उगा ली जाती थी बिना बारिश के ही। बाबरनामा में ऐसी जानकारियां देखने को मिली है। फिर भी छोटे पेड़ों तक बाल्टियां या रहट के जरिए पानी पहुंचाया जाता था। जो छोटे छोटे पौधे थे या छोटे छोटे पेड़ थे उन तक पानी पहुंचाने के लिए क्या चीज का उपयोग किया जाता था, बाल्टी से। देखा होगा गांव वगैरह में बाल्टी से पानी भर के पेड़ों के पास डालना, तो ये सब काम से वहां पे सिंचाई का काम किया जाता था। दीपालपुर, लौहर और ऐसी दूसरी जगहों पे लोग रहट के जरिए सिंचाई करते थे, मतलब पाइपलाइन, उस समय कच्ची पाइपलाइन के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह तक पानी ले जाया करते थे। इस तरह से आपने सिंचाई और तकनीक के बारे में देखा जो बाबरनामा में चर्चित है, बाबरनामा में बताया गया है। सिंचाई और तकनीक आपको समझ में आ गया होगा। टॉपिक हमारा कहता है फसलों की भरमार। अब फसलों की भरमार को समझ लीजिए। साल में कम से कम 2 फसल तो होती ही थी। जी हाँ, साल में 2 फसल तो ये किसान करते ही थे। जहां बारिश या सिंचाई के अन्य साधन हर वक्त मौजूद थे वहां साल में 3 बार फसलें उगा ली जाती थी। 2 फसल तो ये उगा लेते थे, लेकिन जहां पे सिंचाई का प्रबंध है, जहां पे बारिश अच्छी होती थी वहां पे 3-3 फसल उगा लेते थे। 3-3 फसल एक ही साल में ये कर लेते थे। लेकिन जहां पे अच्छी सुविधा नहीं थी वहां पे 2 फसल उगती थी।
आगरा में 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी। उस समय के बाबरनामा के अनुसार जो बताया गया है, तो आगरा में 39 टाइप्स के फसलों को उगाया जाता था, जबकि दिल्ली प्रांत में 43 किस्म की फसलें पैदावार की जाती थी। आगरा में 39 और दिल्ली में 43 किस्म के फसल उगाए जाते थे। बंगाल में सिर्फ और सिर्फ चावल की 50 किस्म पैदा होती थी। बंगाल की अगर बात कर ली जाए, पश्चिम बंगाल में आपको पता है कि चावल की खेती अच्छी होती है, तो वहां पे 50 अलग अलग तरह के चावलों की खेती की जाती थी। स्रोत से अगर बात कर ली जाए, तो स्रोत से हमें अक्सर जिनसे काम, जिसे सर्वोत्तम फसलें कहते हैं, मिली है। भारत और दक्षिण पठार में फैले हुए जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर कपास उगाई जाती थी। ध्यान से समझिएगा कि मध्य भारत और दक्षिण पठार में फैले हुए जमीन पर क्या हुआ था, कपास की खेती की जाती थी, जबकि बंगाल अपने चीनी के लिए मशहूर था। तिलहन जैसे सरसों और दलहन की नगदी फसलों में आती थी। कपास और गन्ने जैसी फसलें बेहतरीन जिन्स कामिल थी। मुगल राज भी किसानों को ऐसी फसलों की खेती करने के लिए बढ़ावा देता था, क्योंकि इनसे राज्यों को ज्यादा कर मिलता था। समझिएगा, सबसे पहले बता दूं कि मध्य भारत और दक्षिण पठार, इन सब में कपास की खेती बहुत ज्यादा होती थी। इसके अलावा दक्षिण भारत में चीनी और तिलहन पौधे जैसे सरसों, तिल इत्यादि का उपयोग होता था। और उस समय का मुगल साम्राज्य जो था, वो भी इन्हें इस तरह के नगदी फसलों को करने के लिए ज्यादा प्रोत्साहित करती थी, क्योंकि इससे राज्य को ज्यादा पैसे मिलते थे, ज्यादा टैक्स मिलते थे। इस तरह से आपने फसलों की भरमार देख लिया कि कहीं 2 कहीं 3 ऐसे अलग अलग फसलों का खेती किया जाता था। मध्य पठार वाले एरिया में कपास की खेती की जाती थी। पश्चिम बंगाल में आपको चावल की 50 अलग अलग किस्मों की खेती के साथ साथ चीनी की भी खेती की जाती थी। तिलहन पौधे जैसे सरसों, तिल जिसे तेल निकाला जाता है, ऐसे पौधों की भी खेती की जाती थी, जिसे नगदी फसल भी कहा जाता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। तंबाकू का प्रसार। देखिए, तंबाकू, अभी तो ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जिससे रूबरू नहीं हुआ कि तंबाकू अलग अलग तरीकों से लोग सेवन करते हैं। जर्दा में करते हैं, जो गुटखा के साथ आता है, सिगरेट में करते हैं, पान में करते हैं, और कुछ लोग तो डायरेक्ट तंबाकू चुना के भी खाते हैं। तो अब देखिए तंबाकू का प्रसार कैसे हुआ, इसे भी समझना जरूरी है। यह पौधा सबसे पहले दक्कन पहुंचा, हमारे भारत में नहीं, दक्कन में पहुंचा। वहां से 17वीं सदी की शुरुआती वर्षों में इसे उत्तर भारत लाया गया। समझिएगा बात को, ये हमारे यहाँ का फसल है ही नहीं, लेकिन आज हमारे पूरे भारत में इसकी खपत बहुत ज्यादा है। देखिए, यह एक ऐसा पौधा था जो दक्कन पहुंचा और 17वीं सदी की शुरुआत वर्षों में इसे उत्तर भारत लाया गया। आइन उत्तर भारत की फसलों की सूची में तंबाकू का जिक्र नहीं करती। आईने अकबरी जो है, जो मुगल साम्राज्य अकबर के दरबार में लिखा गया अबुल फजल के द्वारा, उन्होंने अपने आईने अकबरी पुस्तक में कहीं भी तंबाकू का जिक्र नहीं किया है। तंबाकू के बारे में कुछ बताया ही नहीं है। इसका ये मतलब लगता है कि ये इनके बाद आया था हमारे भारत में। अब देखिए, अकबर और उनके अभिजातों ने 1604 ईस्वी में पहली बार तंबाकू देखी। हाँ, यहाँ पे देखिए, अकबर जो था उस समय का मुगल सल्तनत का राजा, उसने 1604 ईस्वी में पहली बार तंबाकू के बारे में सुना था। 1604 ईस्वी में। ऐसा लगता है कि इसी समय तंबाकू, धूम्रपान, हुक्का या चिलम में करने की लत जोर पकड़ा हुआ। तंबाकू का उपयोग कहाँ होता है? हुक्का में होता है, चिलम में होता है, सिगरेट में होता है, चुना के भी लोग खाते हैं। तो यहाँ पे इसी समय की बात है कि लोगों ने इसका प्रचलन ज्यादा कर दिया था, तंबाकू का प्रचलन। जहांगीर इस बुरी आदत के फैलने से इतना चिंतित हुआ कि उसने इस पर पाबंदी लगा दी। जो जहांगीर था, जो राजा हुआ करता था, अकबर के बाद के राजा हैं ये सब, उन्होंने क्या किया, वो तंबाकू के उपयोग से परेशान हो गए। उन्होंने जब पूरे राज्य को तंबाकू के आगोश में जाते हुए देखा, सभी लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से तंबाकू का सेवन कर रहे थे, तो उसने इस पे रोक लगा दिया कि भाई हमारे यहाँ तंबाकू नहीं हुआ। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, यह पाबंदी बुरी तरह से बेअसर साबित हो गया। किसी ने नहीं माना, क्योंकि हम जानते हैं कि 17वीं सदी के अंत तक तंबाकू पूरे भारत में खेती, व्यापार और उपयोग की मुख्य वस्तुओं में से एक थी। ये तो 17वीं सदी की बात है कि उस समय तंबाकू की खेती होती थी, उपयोग होता था। लेकिन अगर अभी 21वीं सदी की बात कर लें, तो आपको पता है कि हमारे यहाँ हर घर में तंबाकू का कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से उपयोग किया जाता है, किसी न किसी तरह से उसका सेवन किया जाता है। तो जहांगीर ने तो कोशिश किया इसे बंद करने का, लेकिन ये पूरी तरह से बेअसर हो गया। लोगों ने इसको नहीं माना, कहीं ना कहीं वो तंबाकू का उपयोग करते रहे और धीरे धीरे यह फैल गया खेती के रूप में, व्यवसाय के रूप में, और यह आगे बढ़ता ही चला गया। इस तरह से आपने तंबाकू का प्रसार देखा। अब हम आगे की स्लाइड में चलते हैं।
आगे की स्लाइड में हमारा कहता है पंचायत और मुखिया। उस समय जो पंचायत लगती थी गांव में, समाजों में, और जो उसके मुखिया हुआ करते थे, इनके बारे में भी समझना जरूरी है। गांव की पंचायतों में बुजुर्गों का जमावड़ा होता था। जो गांव था ना, उसमें जो बुजुर्ग लोग हुआ करते थे, पुराने लोग हुआ करते थे, उनका जमावड़ा होता था। वो मीटिंग करते थे, एक साथ बैठते थे। वे गांव के महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे। अच्छा, जो ये बुजुर्ग थे, जो गांव के वो मीटिंग करते थे, वो बहुत ही सम्माननीय के साथ साथ महत्वपूर्ण हुआ करते थे। उनके मतलब उनका जो इज्जत था वो समाज में ज्यादा था। छोटे मोटे और नीच काम करने वाले खेतिहर मजदूरों के लिए इसमें कोई जगह नहीं होती थी, और पंचायत जो फैसला करता था वो सबको मानना पड़ता था। छोटे की कास्ट के लोग, नीचे कास्ट के लोग जो गंदा काम करते थे, गंदा काम करने का मतलब जो नीच काम करते थे, सफाई उफाई, डोम हल्को, ऐसे जो लोग होते थे, उनको इस समाज में नहीं बैठने दिया जाता था, इस मीटिंग में नहीं आने दिया जाता था। लेकिन इस मीटिंग में लिए गए फैसले को पूरे समाज को मानना जरूरी था। उनको पूरा समाज मानता था, मानना पड़ता था। पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था। पंचायत जो लगती थी उसका सरदार एक मुखिया हुआ करता था, जिसे मुकदम या मंडल कहते थे। ध्यान समझिएगा, जिसे क्या कहते थे? मुकदम या मंडल कहते थे। मुखिया का चुनाव गांव के बुजुर्गों की सहमति से होता था। ये जो इंपोर्टेंट व्यक्ति थे, जिनका जमावड़ा लगता था, इन लोगों ने मिलकर एक मुखिया का निर्माण करना था, और उस मुखिया का काम था समाज को देखना। लेकिन हाँ, एक चीज और बता दो, अगर मुखिया कोई गलत काम करेगा तो ये बुजुर्ग लोग उसे हटा भी देते थे। मुखिया अपने पद पर तब तक बना रहता था जब तक गांव के बुजुर्गों को उस पर भरोसा था। गांव के बुजुर्ग लोग जो उसे मुखिया बनाते थे, उनका भरोसा जब तक था कि हाँ मुखिया सही काम कर रहा है, मुखिया सही आदमी, तब तक वो अपने पद पर बना रहता था। उन्हें लगता था कि नहीं, मुखिया गड़बड़ कर रहा है, मुखिया हेरा फेरी कर रहा है, तो उसे हटा देते थे। देखिए, बुजुर्ग उन्हें बर्खास्त कर सकते थे। इसके अलावा बता दूं कि गांव की आमदनी एवं खर्चे का हिसाब किताब अपनी निगरानी में बनवाना मुखिया का मुख्य काम था, और पंचायत की पटवारी उसकी मदद करता था। मुखिया बनाया गया तो उसका काम क्या था? मुखिया बनाने के बाद काम था कि किसान को, गांव को सही तरीके से चलाओ, खर्चे क्या हो रहे हैं, आमदनी क्या हो रहा है, उसको लिखो, और इसमें उसका पटवारी मदद करता था। पटवारी उसकी मदद करता था, किसका? मुखिया का। इस तरह से आपने समझ लिया पंचायत और मुखिया कौन थे, बुजुर्ग कैसे उनका निर्माण करते थे, मुखिया का काम क्या था, कौन कौन से लोग उस पंचायत में हिस्सा लेते थे और कौन कौन से लोग उस पंचायत में हिस्सा नहीं लेते थे। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। ग्रामीण दस्तकार, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस से जुड़ा हुआ है, इसे भी ध्यान से समझना जरूरी है। गांव में दस्तकार काफी अच्छी तादाद में रहते थे। दस्तकार जो हुआ करते थे वो गांव में अच्छी तादाद में रहते थे। कहीं कहीं तो कुल घरों के 25% घर दस्तकारों के थे। जितने भी दस्तकार हुआ करते थे गांव में, कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि 100% में 25% दस्तकार का ही घर है। कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, यहाँ तक कि सुनार जैसे ग्रामीण दस्तकार भी अपनी सेवाएं गांव के लोगों को देते थे। अब दस्तकार, आप सोच रहे हो कि दस्तकार क्या होता है, पहले तो दस्तकार को समझना पड़ेगा। तो दस्तकार में आता था कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, यहाँ तक कि सुनार। सुनार मतलब सोना का जो जेवर वगैरह का निर्माण करता है, या फिर आप सोने से रिलेटेड जो काम करते हैं उसे सुनार कहते हैं। तो ये सभी लोग दस्तकार में आते हैं। ये अपनी सेवाएं गांव के लोगों को देते थे, जिसके बदले गांव वाले उन्हें अलग अलग तरीके से उनकी सेवा की अदायगी करते थे। समझिएगा बात को। अभी भी गांव में मैं देखता हूं, जो पान आप लोग खाते हैं ना, तो हमारे यहाँ एक उसे तमोलिन कहते हैं, तमोली कहते हैं। जो अब हमारे यहाँ तमोली कहते हैं, आप लोगों के यहाँ अलग अलग नामों से जाना जाता होगा। तो वो पान लेके आते हैं, वो महीने में 1-2 बार आते हैं। इसके बदले में वो घर से आटा, चावल, गेहूं वगैरह इत्यादियों को लेके जाते हैं। तो ऐसे ही होता था कि कुम्हार, लोहार, बढ़ई, ना, यहाँ तक कि सुनार जो दस्तकार थे, जो गांव के लोगों को सेवा देते थे, इसके अदायगी में, इसके बदले में गांव वाले अलग अलग तरह से उनको पैसे देते थे। जैसे कि आमतौर पर या तो उन्हें फसल का एक हिस्सा दे दिया जाता था, जब फसल कटता था तो गेहूं चावल का एक हिस्सा उन्हें दे दिया जाता था, या फिर गांव की जमीन का एक टुकड़ा, कोई ऐसी जमीन जो खेती लायक होने के बावजूद बेकार पड़ी हो, या फिर गांव में कोई ऐसा जमीन का टुकड़ा है जो खेती करने लायक है लेकिन खेती उस पर नहीं हो रहा है, ऐसे खेती का टुकड़ा इन लोगों में से किसी एक को दे दिया जाता था। कुम्हार को, लोहार को, बढ़ई को, नाई को, सोनार को, कि भाई तू खेती कर और अपने जीवन यापन को चला। और इसी तरह से दस्तकार वाले काम को निभा और गांव के लोगों को सेवा देता रहा। या तो फसल का एक हिस्सा दे देना जिससे वो अपने जीवन यापन को सही तरीके से चला सके, या फिर कोई ऐसा जमीन दे देना जिसपे खेती हो सके, फिर भी इसके बावजूद खेती ना हो रहा हो, तो ऐसी जमीन दस्तकारों को दे दी जाती थी। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं।
ग्राम समुदायों में महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति, ये तो पुरुष का बात हो गया। अब जरा महिलाओं की बात कर लेते हैं कि महिलाओं की स्थिति कैसी थी उस समय गांव के समाज में। मर्द खेत जोतते थे, खेत जोतना समझते हैं ना, तो मर्द का काम था खेत जोतना, और महिलाएं क्या करती थी, बुआई करती थी, निराई करती थी, गुड़ाई करती थी, कटाई करती थी। इसमें जो कुछ शब्दों में शायद आपको प्रॉब्लम आ सकता है। बुआई, बुआई का मतलब होता है बीज को बोना मिट्टी में। निराई का मतलब होता है वैसे अवांछनीय पौधे को उस खेत से हटाना जिसका कोई काम नहीं है। गुड़ाई का मतलब होता है फसलों की सही तरीके से देखभाल करना या फिर उसमें सिंचाई करना, ये सब काम करना। कटाई, जब फसल पक जाए तो उसे काट के अपने घर ले आना, भंडारण करना, ये सब काम था। साथ ही साथ पकी हुई फसल का दाना निकालने का भी काम करती थी। अगर फसल पक जाए तो उससे दाना निकालने का भी काम महिलाएं किया करती थी, और पुरुष क्या करते थे, खेत जोतते थे। सूत काटने, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को साफ करने और गूंथने एवं कपड़ों की कढ़ाई जैसे दस्तकारी के काम उत्पादन में ऐसे पहलू थे जो महिलाओं के श्रम पर निर्भर थे। अब ये बताइए, सूत काटने वाला काम कौन करता था, महिलाएं करती थी। मतलब वो कहते हैं ना कि ये क्या कहते हैं, जैसे कि कढ़ाई, कपड़ों पे कढ़ाई का काम करना, वो आराम से डिजाइन बनाना, ये काम कौन करती थी, महिलाएं करती थी। मिट्टी से अगर बर्तन बन रहा है तो मिट्टी को गूंथने का काम कौन करती थी, महिलाएं करती थी। तो ये सारे कुछ ऐसे काम हैं जो महिलाओं के द्वारा उस समय किए जाते थे। कई ग्रामीण संप्रदायों में शादी के लिए दुल्हन की कीमत अदा करने की जरूरत होती थी। देखिए, आज जो दहेज हम लोग ले रहे हैं ना, जो लड़के दहेज ले रहे हैं, उस समय क्या होता था कि शादी के लिए दुल्हन की कीमत देनी पड़ती थी। अगर आपको शादी करने की इच्छा है और लड़की ज्यादा खूबसूरत है तो ज्यादा पैसा लगेगा। लड़की को पैसा दिया जाता था, उनके परिवार वाले को पैसा दिया जाता था, तब जाकर दुल्हन से शादी होता था। आज क्या है, उल्टा हो गया है, लड़का वाला पैसा लेता है, जिसे दहेज कहते हैं, जो कि खराब चीज है। अब देखिए, इसके अलावा क्या होता था, दहेज की तलाकशुदा और विधवा दोनों के लिए पुनर्विवाह वैध माना जाता था। अगर कोई तलाकशुदा है या किसी के पति ने छोड़ दिया है या फिर किसी का पति मर गया और वो विधवा है तो वो दूसरी शादी कर सकती थी, ऐसा वैध था, माना जाता था उस समाज में कि महिलाएं दूसरी शादी कर सकती थी। महिलाओं को संपत्ति विरासत में पाने का अधिकार था। महिलाएं जो थी उनको विरासत में संपत्ति मिलती थी और वो उसे रखने के अधिकारी थी। ऐसा नहीं कि महिलाएं कोई संपत्ति नहीं रखेगी, महिला के पास कोई पैसा नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। महिलाओं को संपत्ति अगर विरासत में मिलती है अपने बाप माँ से तो वो उसे रखने की अधिकारी हो सकती है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं, जंगल और कबीलों के बारे में जानते हैं। जंगल और कबीले भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी समझिए। समसामयिक रचनाएं जंगल में रहने वाले लोगों के लिए जंगली शब्द का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, समसामयिक रचनाएं जो हैं वो जंगल में जितने भी लोग रहते हैं ना, आज भी तो जंगल में रहने वाले लोगों को जंगली कहा जाता है। तो उस समय भी जंगल में जो लोग रहते थे, आदिवासी लोग, उन्हें जंगली कहा करते थे। लेकिन जंगली होने का मतलब सभ्यता का न होना बिल्कुल नहीं था। अगर कोई व्यक्ति जंगल में रहता है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो असभ्य है, उसकी संस्कृति नहीं है, वो सभ्यताहीन है, नहीं, वो सब थे, उनकी भी सभ्यता थी, उनकी भी संस्कृति थी। किन लोगों की, जो लोग जंगल में रहा करते थे। इसके अलावा बता दूं, उन दिनों इस शब्द का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए होता था जिनका गुजारा जंगल के उत्पाद, शिकार और स्थानांतरित खेती से होता था। जंगली, तो बता दूं कि जंगली कहने का यह मतलब नहीं है कि वो जंगली थे, मतलब बेकार थे। जंगली कहने का मतलब है कि ऐसे लोग जिनका गुजारा जंगल के लकड़ी या जंगल के उत्पादों से होता था, शिकार से होता था, या स्थानांतरित खेती, कभी यहाँ खेती कभी वहां खेती जैसे चीजों से होता था, उन्हें लोग जंगली कहा करते थे। जंगल में बाहरी ताकतें कई तरह से घुसती थी। जंगल में बाहर के लोग भी घुसते थे, बाहरी ताकतें भी घुसते थे। राज्य को सेना के लिए हाथियों की जरूरत होती थी। आपको पता है उस समय के राजा को सेना और घोड़े की जरूरत होती थी ना, तो अब हाथी इसमें प्रमुख था। हाथी को पकड़ने के लिए जंगल वासियों से ली जाने वाली पेशकश को अक्सर हाथी भी शामिल होते थे। वो जंगली लोगों को कहते थे, शिकार करने वाले लोगों को कहते थे कि तुम हमारे राजा के लिए हाथी पकड़ के दो, इसके बदले में तुम्हें इनाम दिया जाएगा या पैसे दिया जाएगा या फिर और भी कुछ दिया जाएगा। तो वो लोग क्या करते थे, वो जंगल के हाथियों को पकड़ के सेना के हवाले करते थे, जिससे उनके सेना को शक्ति प्राप्त होती थी। इस तरह से आपने जंगल और कबीलों को भी समझा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं।
जमींदार और उनकी शक्ति, जो जमींदार थे और उनकी शक्ति क्या थी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिहाज से। जमींदार जो अपनी जमीन के मालिक होते थे, जिन्हें ग्रामीण समाज में ऊंची हैसियत की वजह से कुछ खास सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं मिली हुई थी। जमींदार जो जिनके पास बहुत सारी जमीन थी, और जमींदार होने के कारण एक तो वो पैसे वाले पहले से हुआ करते थे, और इतने पैसे होने के कारण उनको कुछ सामाजिक विशेषताएं मिली हुई थी। उस समय के राजाओं से उनको कुछ अलग तरह की शक्ति प्राप्त थी जो आम लोगों को नहीं थी, और आर्थिक सुविधाएं भी मिली हुई थी उनसे। जमींदारों को बढ़ी हुई हैसियत के पीछे एक कारण जाति था। साथ ही साथ यहाँ पे जो जमींदार थे, उनकी इतनी बड़ी हैसियत होने का मुख्य कारण क्या था, उनका जाति था। वो ऊंचे कुल से आते थे। जमींदारों की समृद्धि की वजह से उनकी विस्तृत जमीन, इन्हें मलकियत कहते थे। जमींदार के पास जमीन हुआ करता था, जो इनके पास इतनी ज्यादा जमीन हुआ करती थी, उन्हें क्या कहते थे, मिल्कियत के नाम से जानते थे। अक्सर इन जमीनों पर दिहाड़ी के मजदूर या पराधीन मजदूर काम करते थे। जो बड़े बड़े जमींदार थे वो तो खेती करने नहीं जाते थे, उनके पास बहुत जमीन था, उनपे दिहाड़ी मजदूर, जो गरीब किसान थे, जो खेती करके अपना गुजारा चला लेते थे, जो डेली काम करते थे और जमींदार डेली उन्हें पैसा देता था, उससे उनका पेट चलता था, ऐसे लोग आके उस पे खेती किया करते थे। ज्यादातर जमींदारों के पास अपने किले थे, खुद के किले थे जमींदारों के पास, और अपनी सैनिक टुकड़ियां भी थी, उनके पास सैन्य शक्तियां भी थी, जिसमें घुड़सवारों, तोपखाने और पैदल सिपाहियों के जत्थे हुआ करते थे। ये नॉर्मल जमींदार नहीं थे, एक तरह से समझिए ये राजा ही हुआ करते थे, जिनके पास सैनिक भी था, जिनके पास तोप भी था, जिनके पास पैसा भी था, और ये एक तरह से राजा हुआ करते थे, राज करते थे। कौन? जमींदार। इस तरह से आपने जमींदार और उनकी शक्ति को समझ लिया ना, कि उस समय के जमींदार कैसे हुआ करते थे, किस तरह से शक्तिशाली थे। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। आगे का स्लाइड कहता है भू राजस्व प्रणाली। अब देखिए भू राजस्व प्रणाली, समझिए कि भू राजस्व प्रणाली क्या है। भू राजस्व के इंतजाम में दो चरण थे, एक था कर निर्धारण और दूसरा था वास्तविक वसूली। तो देखिए राजस्व निर्धारण करते समय राज्य अपना हिस्सा ज्यादा से ज्यादा रखने की कोशिश करता था। जब कर वसूला जाता था तो राज्य क्या करता था, ज्यादा से ज्यादा हिस्सा अपने पास रखता था, और जो बाकी पैसे बच जाते थे वो राजा के पास जाते थे। स्थानीय हालत की वजह से कभी कभी अब राजा जो जमींदार थे वही तो कर वसूला करते थे, लेकिन हमेशा ऐसा समय नहीं होता था कि वो किसानों से ज्यादा कर वसूले। कभी फसल अच्छी हुई, कभी फसल खराब हुई, तो कभी ज्यादा पैसा आ गया, कभी कम पैसा आ गया। 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने राजस्व कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिया था कि हर गांव में खेतिहरों की संख्या का सालाना हिसाब रखा जाए। कौन? 1665 में औरंगजेब ने कहा था कि जो राजस्व वसूला जाता है, कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिया, ऑर्डर दिया कि हर गांव में खेतिहरों की संख्या का सालाना हिसाब रखेंगे। जितने भी किसान हैं उन्होंने कितना पैसा कमाया, कितना खर्च किया, हर साल मुझे इसका रिपोर्ट चाहिए। इसके बावजूद सभी इलाकों की नपाई सफलतापूर्वक नहीं हुई। अब जमीनों का नपाई कहते हैं, जमीनों को सही तरीके से नहीं नापा गया, क्योंकि उपमहाद्वीप में कई बड़े हिस्से जंगलों से घिरे हुए थे और इनकी नपाई नहीं हुई। अब नॉर्मल जमीन, समतल जमीन को तो आप नाप लोगे, चलो ठीक है, लेकिन जो बड़े बड़े जंगल है, ऊबड़ खाबड़ पहाड़, ऊंचा नीचा, इसे कैसे नापोगे? इसी कारण से सही तरीके से नपाई नहीं हो पाती थी, क्योंकि नॉर्मल समतल जमीन को तो नाप लेना आसान है, लेकिन अगर ऊबड़ खाबड़ पहाड़ है, बड़े बड़े जंगल है, जंगलों में जंगली जानवर है, वैसे में कैसे नपाई करेंगे? तो ये संभव नहीं हो पाया। हालांकि 1665 में औरंगजेब ने कहा कि जितने भी गांव के खेतिहर मजदूर हैं सबको निर्देश दिया कि सबका कमाई एकदम ब्यौरा मेरे को चाहिए, साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके बावजूद भी खेती की नपाई उपाई सही तरीके से नहीं हो पाई थी। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अब देखिए ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट कहता है अमील। अमील किसे कहते हैं? देखिए अमील एक मुलाजिम था जिसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना था कि प्रांतों में राजकीय नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं। एक नंबर में अक्सर पूछा जाता है, ध्यान समझिएगा कि अमील कौन थे। तो अमील एक ऐसे मुलाजिम थे, ऐसे राजा के दरबार में लोग थे जिनका काम था यह सुनिश्चित करना कि उनके राज्य में राज का जो नियम है वो सही तरीके से चल रहा है कि नहीं। दूसरा है पोलज। वह जमीन है, पोलज जो है, जो जमीन है जिसमें एक के बाद हर एक फसल की सालाना खेती होती है, जिसमें कभी खाली नहीं छोड़ा जाता। एक ऐसे जमीन का टुकड़ा जिस पे कंटिन्यू खेती होती रहे, जिसको कभी खाली ना छोड़ा जाए, उसे क्या कहा जाता है? पोलज कहा जाता है। पड़ौती वह जमीन है जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती है ताकि वह अपनी खोई हुई ताकत पा सके। अब जो
पड़ौती है वो एक ऐसे जमीन के टुकड़े को कहते हैं जिसमें रुक रुक के खेती होती है। एक फसल हो गया, फिर कुछ दिन रुक गया, फिर दूसरा फसल किए, ताकि जो जमीन की उर्वरता शक्ति थी वो वापस उसमें पुनः प्राप्त हो जाए। इस कारण से थोड़े थोड़े दिन पे रुक रुक के उसमें खेती होती थी। लेकिन पोलज में ऐसा नहीं होता था, पोलज में लगातार खेती होती थी, कंटिन्यू खेती होती थी। चचर क्या है? वह जमीन है जो 3-4 वर्षों तक खाली रहती है। कुछ ऐसे जमीन के टुकड़े भी थे जिसमें 4-5 साल में एक बार खेती होती है, जिसे क्या कहा जाता था? चचर कहा जाता था। चचर जो है वह जमीन का टुकड़ा है जिसमें 4 से 5 साल में एक बार खेती होता था। अब है बंजर। बंजर वह जमीन है जिस पर 5 या उससे ज्यादा वर्षों में खेती नहीं की गई हो। एक ऐसा जमीन का टुकड़ा जिसमें पिछले 5-6 सालों से कोई खेती ही नहीं की गई हो, उसे हम बंजर कहते हैं। इस तरह से आपने अमिल, पोलज, पड़ौती, चचर और बंजर को समझ लिया है। अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था पर चांदी का प्रभाव। अब देखिए कि जो हमारे उस समय के जो इकोनॉमिकल सिस्टम थे, अर्थव्यवस्था थे, उसके बारे में भी जानना जरूरी है। मुगल साम्राज्य एशिया में उन बड़े साम्राज्यों में से एक था जो 16वीं और 17वीं सदी में सत्ता और संसाधनों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने में कामयाब रहे। देखिए ये जो मुगल साम्राज्य है वो एशिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में आते थे। और साथ ही साथ बता दूं कि 16वीं और 17वीं सदी में ऐसा था कि ये संसाधनों पर अपने मजबूत पकड़ बनाने में कामयाब हो गए थे। जितने भी प्राकृतिक संसाधन थे उस पे ये अपना मजबूत पकड़ बना रहा। साम्राज्य कौन था? ये साम्राज्य थे मिंग जो चीन में है, सफावी जो ईरान में है, ऑटोमन जो तुर्की में। ये तीनों इंपोर्टेंट है, इसे ध्यान से समझ लीजिएगा, अक्सर एमसीक्यू में पूछा जाता है। कौन कौन से साम्राज्य वो एशिया के थे जो प्राकृतिक संसाधनों पर अपना मजबूत पकड़ बना रखे थे? तो मिंग जो चीन में है, सफावी जो ईरान में है और ऑटोमन जो तुर्की में है। देखिए खोजी यात्रियों से जो जितने भी खोजी यात्री थे जो नए नए जगहों की खोज करते थे, वो दुनिया के खुलने से यूरोप के साथ एशिया का, खासकर भारत के साथ भारी व्यापार का विस्तार हुआ। जब भारत की खोज हुई, जब यात्रियों ने खोजा भारत को, उसके बाद क्या हुआ? भारत के साथ उनका व्यापारिक बिजनेस का संबंध बढ़ गया और भारत के साथ बहुत धड़ल्ले से व्यापार होने लगा, क्योंकि भारत के पास बहुत प्रकार की संसाधन था जिससे वो व्यापार करके मुनाफा कमा रहे थे। इस वजह से भारत के समुद्र पार व्यापार में एक भौगोलिक विविधता आई, जो दूसरी ओर कई नई वस्तुओं का व्यापार शुरू हो गया। जब लोगों को, बाहर के लोगों को पता चला तो विविधता तो आई, साथ ही साथ कई प्रकार के व्यापार और बढ़ गए, आने लगे और यहां से जाने लगे। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों होने लगा। लगातार बढ़ते व्यापार के साथ भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं का भुगतान करने के लिए एशिया से भारी मात्रा में चांदी आई। उस समय अब रुपया तो था नहीं, गांधी जी वाला नोट तो था नहीं, तो अगर कोई सामान भारत से कोई खरीदता था तो उसके बदले में क्या देता? पत्ता तोड़ के देता, पत्थर तोड़ के देता? नहीं, उस समय भारी मात्रा में चांदी लाया गया और चांदी से भारत के सामानों का भुगतान किया जाता था। कि हालांकि एक बात बता दूं कि यहाँ पे हमारे यहाँ चांदी का स्रोत नहीं था और अच्छा था कि हमारे यहाँ चांदी आ रहा था, जिससे हमारा आर्थिक व्यवस्था मजबूत होता। यह भारत के लिए अच्छा था क्योंकि यहाँ चांदी का प्राकृतिक संसाधन नहीं था। हमारे यहाँ प्राकृतिक संसाधन चांदी का नहीं था और वो हमारे यहाँ से जो सामान खरीदते थे इसका भुगतान वो किस चीज में करते थे? चांदी के सिक्कों में करते थे। यहाँ पे अब सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि चैप्टर के सारे इंपोर्टेंट बवंडर समाप्त हो चुके हैं। इसके अलावा यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके साथ फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।